हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मेमोरी यूनिट्स की बात की थी, वो हमारा इनकम्प्लीट रहा था, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की थी बिट की, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, 0 या 1। दूसरा जो नंबर पे आता है वो आता है निब्बल। निब्बल बराबर होता है 4 बिट्स के। ठीक है। तीसरा है हमारा बाइट, जो बराबर होता है 8 बिट्स के। और मैंने बताया था कि कंप्यूटर में एक कैरेक्टर, एक सिंबल जब भी हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, वो एक बाइट के बराबर होता है। इसका मतलब एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को 8 बिट्स मेमोरी के अंदर जो है स्टोर करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा केबी, जिसको बोलते हैं किलोबाइट। और एक केबी होता है बराबर 1024 बाइट्स के। ठीक है। अगला अगला होता है हमारा एमबी, इसको बोलते हैं मेगाबाइट्स। और एक एमबी बराबर होता है 1024 किलोबाइट्स के। ठीक है। अगला होता है हमारा, जो कि अक्सर हमको पता है क्योंकि हम यूज करते हैं, जीबी। जीबी होता है गीगाबाइट्स। और एक गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट्स। पहले ये आप उतार लो, फिर मैं आगे आपको आगे बताऊंगा। आई होप आपने उतार दिया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट। और एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स के। उसके बाद आता है पेटाबाइट। और एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट्स के। उसके बाद आता है एक्साबाइट। और एक एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट्स के। ठीक है। उसके बाद आता है जेटाबाइट। और एक जेटाबाइट बराबर होता है 1024 एक्साबाइट्स के। उसके बाद आता है योटाबाइट। और एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट्स के। उसके बाद आता है ब्रोटोबाइट। और एक ब्रोटोबाइट बराबर होता है 1024 योटोबाइट्स के। उसके बाद आता है जियोबाइट। और एक जियोबाइट बराबर होता है 1024 प्रोटोबाइट्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको उतार सकते हैं इस तरह से।
मैं उम्मीद करता हूं आपने ये उतार लिया होगा। अब आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसने नहीं उतारा होगा तो उसको, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को जो है वापस थोड़ा बैक करके उसको पूरा उतार लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक था आज, वो था एडवांस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ एडवांस टर्म्स जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज, देखिए याद रखिए ये टॉपिक सेम है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एडवांस लेवल का। जैसे मैंने पहले बोला था, बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो एडवांस लेवल का है वो हम अभी पढ़ेंगे। एडवांस लेवल सॉरी, एडवांस लेवल पढ़ने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता रहना चाहिए। जैसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? देखिए सिंपल, देखो सिंपल याद रखना, असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, समझ में आया आपको? अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपने सुना ही होगा पाइथन है, जावा, सी प्लस प्लस, कोडिंग, ये सब चीजें है ना। वैसे ही असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये किस काम आती है? ये काम आती है टू प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये आती है यूज टू प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, समझ में आपको? अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आता है? जैसे हमारा सीपीयू ले लो, ठीक है। सीपीयू के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कहने का मतलब है, जब सर्किट्स की बात आएगी, जब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात आएगी, चिप्स की बात आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात आएगी, तो उनको प्रोग्राम करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। समझ में आया आपको? इसको याद रखें। जैसे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर, जो सर्किट को कंट्रोल करता है, बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर को भी अगर हमने प्रोग्राम करना होगा जनरली, तो असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। समझ में आया आपको? जी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। अब अगर असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हो, तो कंप्यूटर सिस्टम को भी ये कैसे पता चलेगा कि उसको करना क्या है? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, है ना, 0 और 1 के फॉर्म में। तो अब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो क्या काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म। समझ में आया आपको?
कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में समझाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो क्या काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर सिस्टम को ये पता चले कि उसको करना क्या चीज है, मतलब कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शन चलानी है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। समझ में आपको? अब अगर मैंने, याद रखिएगा, अब अगर मैंने असेंबली, अब अगर मैंने असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम कर रखा है, अगर मैंने अब असेंबली लैंग्वेज में कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम भरा है, इंस्ट्रक्शन भरे हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जो क्या काम करेगा, असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज। समझ में आपको? जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। याद रखिए, असेंबलर। तो अब ये असेंबलर क्या चीज होती है? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट assembly language into binary form। समझ में आपको? तो assembler is a special system software that is used to convert assembly language into binary form। तो कहने का मतलब है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि असेंबली लैंग्वेज जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को प्रोग्राम करने में काम आता है, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने में काम आता है, तो कहीं ना कहीं असेंबलर भी होगा, वो सॉफ्टवेयर भी होगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ताकि कंप्यूटर सिस्टम को ये पता चले कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस से उसको करना क्या है। समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया सबको? अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते। ठीक है, तो इस टाइम का हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स, REGISTERS, रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या चीज है, याद रखिए, ये भी एक मेमोरी है, एक मेमोरी है। रजिस्टर क्या है? ए टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी, समझ में आया आप लोगों को? रजिस्टर इज ए टेम्पररी मेमोरी that is used to hold data during processing inside CPU। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बनी। समझ में आ रहा है आपको? जो रजिस्टर होते हैं ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ये एक टेम्पररी मेमोरी है जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम टेम्पररी तौर पे डेटा स्टोर करता है। कब स्टोर करता है? जब हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस कर रहा होता है चीजों को, डेटा, जो भी प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर चल रही होती है, उस प्रोसेसिंग के दौरान डेटा जो है रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो रजिस्टर है
रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर बिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर बिट्स in the time of processing. याद रखें, सीपीयू के अंदर जब प्रोसेस चल रहा होता है, तो जैसे कि हमको मालूम है कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी डिजिट पे ही काम करते हैं, बाइनरी फॉर्म में ही काम करता है। तो उस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ बाइनरी डिजिट्स जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी उस टाइम पे उसको स्टोर करने हैं, वो बाइनरी डिजिट्स रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है रजिस्टर के अंदर डेटा जो है वो बिट्स में स्टोर रहेगा, मतलब बाइनरी डिजिट्स में स्टोर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, ये जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। याद रखिए, फ्लिप फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लिप फ्लॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। रजिस्टर हमने देखा, रजिस्टर काम आता है कंप्यूटर के अंदर, जब सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जब काम करता है, वो जब प्रोसेस करता है, उस प्रोसेसिंग के दौरान जो है रजिस्टर के अंदर बिट्स स्टोर रहते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। अब बिट्स जो है, अब जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर को बनाया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी मेमोरी है, एक ऐसा सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एक बाइनरी डिजिट स्टोर रहता है, एक, सिर्फ एक ही रहेगा, या 0 या 1। समझ में आपको? तो अब मानिए अगर मेरे पास ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर अगर मेरे पास 10 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ये रजिस्टर जो है अगर एक फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी डिजिट स्टोर करता है, या 0 या 1, इसका मतलब होगा कि मेरा ये जो रजिस्टर है ये 10 बिट्स को स्टोर कर सकता है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक बाइनरी डिजिट स्टोर करके रख सकता है, और अगर मेरे पास 10 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो एक बाइनरी डिजिट एक फ्लिप फ्लॉप में, तो 10 बाइनरी डिजिट 10 फ्लिप फ्लॉप। समझ में आप? इसके अलावा एक और चीज है जो फ्लिप फ्लॉप में इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर मेरे पास ये एक फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप में, इस सर्किट में, फ्लिप फ्लॉप क्या है? सर्किट है। रजिस्टर्स क्या है? सर्किट है, मेमोरी है, ठीक है। इस फ्लिप फ्लॉप में अगर अभी 1 स्टोर है तो ये तब तक बंद रहेगा जब तक कि 0 इनपुट इसको नहीं मिलेगा, जब तक कि 0 इनपुट इस फ्लिप फ्लॉप में नहीं आएगा। जब 0 इनपुट इस फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगा, ये 1 इरेज हो जाएगा और इसके अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब है फ्लिप फ्लॉप होल्ड्स ए बाइनरी डिजिट अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल इनपुट, कोई दूसरा बिट ना आ जाए, तब तक वो उस बिट को स्टोर करके रखता है। समझ में आया आपको? कहने का मतलब है फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल इनपुट ना आ जाए, तब उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाती है, उसका जो बिट है वो चेंज हो जाता है। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। आई होप आपने ये थोड़ा उतार लिया होगा कॉपी के ऊपर। समझ में आया आपको? अब देखिए, रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टर हमने पढ़ा, रजिस्टर क्या होता है, फिर से एक बारी।
रजिस्टर एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी है जिसके अंदर प्रोसेसिंग के दौरान बिट स्टोर रहते हैं ताकि कंप्यूटर सिस्टम अपना काम परफॉर्म कर सके। ये फ्लिप फ्लॉप से बना होता है और फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एक टाइम पे एक ही बाइनरी डिजिट स्टोर रहता है और वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल कोई दूसरा इनपुट ना आ जाए, तब तक वो उसी स्टेट में रहता है। समझ में आपको? ये जनरली 8 बिट्स से 64 बिट्स तक जो है डेटा या बिट्स स्टोर करके रख सकता है। 8 से 64 बिट्स जो है एक रजिस्टर के अंदर स्टोर रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर मेरे पास ये एक रजिस्टर है R1, अगर ये 8 बिट का रजिस्टर है तो इसके अंदर टोटल 8 बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करके रखा जा सकता है। समझ में आपको? तो आपको क्लियर हो गया रजिस्टर क्या होता है? आगे चलते हैं। अब रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्यूमुलेटर। रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर। देखिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है एएलयू। थोड़ा सा इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एएलयू के अंदर ही, अब देखिए एएलयू का काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल इसी एएलयू के अंदर है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। फॉर एग्जांपल हमारा एएलयू के अंदर हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर को फिक्स कर दिया। अब ये काम क्या करेगा? जब भी कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस करना है, जब भी एएलयू को बाइनरी मैथमेटिक्स करना है, मतलब प्रोसेस करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो जो एएलयू है ये इसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करेगा अपना बाइनरी कैलकुलेशन करने के लिए। समझ में आ रहा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेशन करनी है 1+1। जैसा आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम को 1 2 3 4 कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ बाइनरी फॉर्म ही समझ में आती। तो अब क्या होगा, इस 1 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी में, ठीक है। जैसे ये 1 बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, ये सीधा चला जाएगा एक्यूमुलेटर में, है ना। इंस्ट्रक्शन चली जाएगी, वो सीधा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इस 1 को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी में, ये भी सीधा स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। अब मैंने इनको क्या करने को बोला है, प्लस, तो ये होगी इंस्ट्रक्शन, मैंने इनको एडिशन करवाना है। तो होगा क्या, जैसे दोनों बाइनरी फॉर्म में जो 1 1 दिए मैंने वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एंटर हो गए, जो एडिशन परफॉर्म होगी वो एडिशन भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर ही परफॉर्म होगी। तो जब एडिशन परफॉर्म होगी तो एडिशन परफॉर्म होने के बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या रहेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रहेगा रिजल्ट। इसका रिजल्ट, एडिशन का रिजल्ट। कौन सी एडिशन? 1+1 जो यूजर ने करने को दी थी। समझ में आया आपको एक्यूमुलेटर का असली काम? एक्यूमुलेटर होल्ड्स द डेटा विच इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड सीपीयू, एंड हम बोल सकते हैं, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट sends the data into the accumulator and performs calculations inside the accumulator register। समझ में आया आपको?
हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक and logical operations. समझ में आया आपको? एएलयू के अंदर अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है तो एएलयू के अंदर एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर सारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो। अब बेसिकली ये जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ये एक जैसे कोई बकेट है जिसके अंदर हम चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, चीजों को निकाल रहे हैं। अब जैसे यहां पर रिजल्ट बन गया, रिजल्ट आ गया, इन दोनों बाइनरी एडिशन का रिजल्ट आ गया, फिर रिजल्ट जाके मेन मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और एक्यूमुलेटर फिर से खाली हो जाता है नई कैलकुलेशन करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? एएलयू जब भी कैलकुलेशन करनी है, जिनके ऊपर कैलकुलेशन करनी है उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो परफॉर्म करनी है ऑपरेशन उसको बोलते हैं ऑपरेटर। देखिए जैसे अगर मैंने लिखा 1 + 2 तो ये 1 जो है, ये 2 जो है, इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स, और ये जो प्लस है इसको बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है? तो क्या करता है कि जो ऑपरेंड्स होते हैं वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, प्लस जो इंस्ट्रक्शन होगी प्लस की माइनस की डिवीजन की किसकी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो इंस्ट्रक्शन ले लिया जाएगा और पता किया जाएगा क्या करना है। वो कैलकुलेशन हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर ही कर दिया जाए, वो कैलकुलेशन जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर कर दिया जाता है। जो रिजल्ट जनरेट होता है वो भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, तब तक जब तक कि उस रिजल्ट को मेन मेमोरी में शिफ्ट करके मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले ना करवाया जाए। जैसे ही उसको मेन मेमोरी में शिफ्ट कर दिया, मॉनिटर में डिस्प्ले आ गया, एक्यूमुलेटर फिर से खाली हो गया नई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। बोलो समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया आप सबको? इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब जरा मैं इसको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं। देखिए अगर मेरे पास एक यहां पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ठीक है, तो यहां से डेटा आया, सपोज 1, यहां से भी डेटा, दूसरा डेटा आया, दूसरा इनपुट आया, बेसिकली ये इनपुट आया 1, ये दूसरा इनपुट आया 2। ये दोनों इनपुट्स जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये हो गया स्टोर होने के बाद इसके ऊपर एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो कैलकुलेशन भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर परफॉर्म होगी और उसके बाद ट्रांसफर कर दी जाएगी मेन मेमोरी। एक्यूमुलेटर खाली हो गया, यहां से एक और इनपुट आ गया 4, यहां से एक और इनपुट आ गया 5, इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर से एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर दिया गया। तो ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, फिर से मेन मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, एक्यूमुलेटर फिर से खाली हो गया। समझ में आया आपको? इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। Basically, accumulator register is used to perform calculations, to perform arithmetic and logical operations whenever required. And the results are also stored in accumulator register unless and until the data, the result which is generated is transferred to the main memory. Whenever the result is transferred to the main memory, accumulator registers is now again empty to perform some other calculations. समझ में आया आपको? जल्दी बताइए, समझ में आ गया? तो आज हमने सबसे पहले तो मेमोरी के यूनिट्स पढ़े, कौन सा यूनिट किसके बराबर होता है। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर पढ़ा। रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी है जहां पर जिसके अंदर बिट में डेटा स्टोर रहता है प्रोसेसिंग के दौरान। जो रजिस्टर है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एक बाइनरी डिजिट स्टोर रहेगा और वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक कोई दूसरा बाइनरी डिजिट आके उसकी जगह ना ले ले। उसके बाद हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर पता जिसके अंदर बाइनरी मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशंस परफॉर्म होती।
समझ में आया आपको? हमने असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ा। असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने में काम आती है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम के अंदर जिसको बोलते हैं असेंबलर, जो क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम को ये पता चल जाए कि उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे। समझ में आया आपको? आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हमने बहुत सारे इसके टाइप्स पढ़ने हैं रजिस्टर्स के, उसके बाद हम फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम बस स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी मैंने देखा है क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, गुड इवनिंग।